अब हम लोग जल्दी से जो वो आपको एक गिवन था प्रॉब्लम, उस पर कुछ काम हो गया आपका कि ये करेक्शन रिगार्डिंग द कि अगर वैल्यू 5 से कम हो काई स्क्वायर टेस्ट में तो आपको ये करेक्शन लगा देना चाहिए। और ये करेक्शन ये बोलता है कि +0.5 कर लीजिए आप। तो अगर आप +0.5 करें एक मैट्रिक्स में, तो फिर वो बाकी जगहों पर भी कुछ असर डालेगी। पूरी आपको वो एडजस्ट करनी पड़ेगी मैट्रिक्स। अगर एक सेल में आप चेंज करेंगे +5 करेंगे, तो इफ द वैल्यूज ऑफ द काई स्क्वायर इज बिलो 5, तो आपको ये करेक्शन लगाना है। और इसका एक क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, तो उस पर कुछ किया है। कई लोगों के रिस्पॉन्सेस भी उस पर मुझे आए हैं। मेरा मतलब केवल इतना है कि बात समझ में आ गई है, वो अच्छे से अटेम्प्ट हो गया, कोई इशू तो नहीं है। एनी डाउट रिगार्डिंग इट? यस बेटा, एनी डाउट रिगार्डिंग इट? चलिए, कोई डाउट है नहीं लग रहा आपके पास, सबने बड़े अच्छे से कर लिया है उसको। चलिए हम लोग अब जल्दी से अगले टॉपिक की ओर आपके चलते हैं। एक टेस्ट आपका बच रहा है, एफ टेस्ट। ठीक, एफ टेस्ट। अब क्योंकि एफ टेस्ट की बात तो मैं आज करूंगा आपसे, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि आप लोग एमबीए के स्टूडेंट हो, एमबीए विद बी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो इंडेक्स नंबर की भी अच्छे से जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि इसका यूज़ इकोनॉमिक्स वालों के लिए काफ़ी है। तो उसको भी देख लीजिए, टाइम बचता है हम लोगों के पास, तो किसी दिन उसको भी डिस्कस कर लेंगे। रिग्रेशन की भी यूज़ आगे पड़ेगी आपको लगातार। किसी आप जॉब में जा रहे हैं और वहाँ पर किसी ऐसे सीट पे आप पहुँच गए, तो उसकी भी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो रिग्रेशन जैसा मैंने करा के छोड़ा है, तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि कोई एक प्रॉब्लम लेके उसको डिस्कस कर लिया जाए अच्छे से। ठीक, कि रिग्रेशन की लाइन कैसे बनेगी। अभी तो फार्मूलेज मैंने आपको दे दिए हैं और कुछ क्वेश्चन दिए थे, लेकिन अब उसकी रिस्पॉन्स क्या हो रही है वो तो ऐसा जज नहीं हो रही है। तो हाउ यू आर मेकिंग सच लाइन एंड हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन सच रिग्रेशन प्रॉब्लम इन द रियल टर्म्स, ये बात है कि जो डिस्कस करेंगे कि उसमें। और आज आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब यहाँ तक जितना था वो आपका सारा डेटाबेस थे और न्यूमेरिक फॉर्म्स का डेटा था। अब ये जो वेरिएंस है इनका भी एनालिसिस करना है आपको, तो इसके लिए भी टेस्ट है। और ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के टेस्ट को डेवलप किया फिशर ने। ठीक, और उसके लिए एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई। और आप कभी भी कंपटीशन के हिसाब से लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा काम अगर स्टैट्स पे किसी ने किया है तो फिशर ने किया, नंबर 1। बाकी तो बहुत सारे लोगों ने बहुत काम किया है, लेकिन जो इसका सबसे ज़्यादा रिनाउंड और सबसे अच्छे से जिनके काम को समझा गया और काम आया आगे तक, जो अभी तक चल रहा है, फिशर। तो इनका टेस्ट है वो एफ टेस्ट। अब इसके बाद एफ टेस्ट के बाद आपके कोर्स में केवल रिपोर्ट राइटिंग बचती है। तो जल्दी से एनालिसिस ऑफ वेरिएंस देख लेते हैं हम लोग कि वेरिएंस का एनालिसिस कैसे होगा। क्योंकि टोटल वेरिएबिलिटी इज इक्वल टू द वेरिएबिलिटी बिटवीन द सैंपल्स प्लस वेरिएबिलिटी विद इन द सैंपल्स। देख लीजिए इसको अच्छे से। इस बेस के साथ उन्होंने आगे काम करना शुरू किया। इस बेस के साथ उन्होंने आगे काम करना शुरू किया मिस्टर फिशर ने। उनका बेस क्या बना कि द टोटल वेरिएबिलिटी इज इक्वल टू वेरिएबिलिटी बिटवीन द सैंपल्स प्लस वेरिएबिलिटी विद इन द सैंपल्स। अब जो आपका सैंपल है उसके अंदर भी विविधता है, सब एक जैसा तो होगा नहीं। अगर सारा एक जैसा हो तो हमको एवरेज निकालने की जरूरत ही ना पड़े। कोई कुछ कम है, कोई कुछ ज्यादा है, दैट इज वी डिपेंड ऑन द एवरेजेस। तो जो अंदर की वेरिएबिलिटी है दैट इज वेरिएबिलिटी विद इन द सैंपल्स।
और जो सैंपल्स हैं उनके बीच में भी वेरिएबिलिटी हो सकती है, दैट इज द वेरिएबिलिटी बिटवीन सैंपल्स। तो अगर आप ये दोनों तरीके की वेरिएबिलिटी को अच्छे से समझ पाए, ये उन्होंने का बोलना था कि इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरिएबिलिटी बिटवीन द सैंपल्स एंड variability within the samples, we say this is the total variability regarding any variable। कोई भी जो इस तरीके का ऑब्जर्वेशंस के साथ वेरिएबल्स हैं हमारे जिन पे हम काम कर रहे हैं, इनमें ज्यादा से ज्यादा वेरिएंस कितना हो सकता है इनकी वेरिएबिलिटी, या तो उनके मध्य में जो डिफरेंसेस हैं या उनके जो सैंपल है उसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं, इन दोनों को जो ये बोला उसने। ठीक, इन दोनों को आप जोड़ दें तो आप काफी हद तक निकट पहुंच सकते हैं रिगार्डिंग द टेस्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस, क्योंकि अब वेरिएंस का भी तो एनालिसिस करना है। अब वेरिएंस के बेस पे हमने टी टेस्ट लगा लिया, वेरिएंस के बेस पे जेड टेस्ट लगा लिया, ये सारी चीजें लगाते चले गए। अब इन वेरिएंस को भी तो समझ पाए कि हाउ दे आर फिट। तो टी डिस्कस हो गया, आपके साथ डैश डिस्कस हो गया। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एफ टेस्ट? इसका पर्पस क्या हुआ बेटा? ये तो हमारे पास डेटा आया था, यही तो वेरिएंस है, और इसमें हमने टी टेस्ट लगा लिया और अपने हिसाब से एवरेज वैल्यू के हिसाब से काम कर लिया। ठीक, तो इसका पर्पस क्या हुआ? क्या कि इसकी क्यों जरूरत थी? कुछ हल्का सा आपकी तरफ से अगर रिस्पॉन्स आए जिससे ये लगे कि जो हम लोग का डिस्कशन है वो स्मूथली चल रहा है और सही चल रहा है, इतने के लिए। मेन बातें इसकी आप लिख लीजिए। वेरिएंस का ये वाला जो एनालिसिस है, दैट इज टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ सेवरल पॉपुलेशन मीन। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये टेस्ट क्या करेगा? ये टेस्ट या एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस आप कर पाएंगे जैन व्हेन वी यूज द इक्वालिटी ऑफ सेवरल पॉपुलेशन मीन। आप जरा ध्यान दीजिए, अभी तक आपने किया क्या? एक पॉपुलेशन, उसमें से एक सैंपल निकाल लिया, हाँ निकाला, और वो सैंपल के मीन की तुलना आपने पॉपुलेशन के मीन के साथ कर दी। हाँ यही तो किया है। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आपने केवल जानने की कोशिश की कि जो हमारा गिवन डेटा था उससे अगर हमने कुछ एक्सट्रैक्ट किया है तो वेदर इज सच परफॉर्मिंग लाइक सेम एज द वन वाज, और द गिवन डेटा's values are just matching with the sample we have taken out of it। यही तो जानने का प्रयास किया हम लोगों ने, चाहे वो Z टेस्ट हो, और अगर हम लोग छोटा सैंपल निकाल रहे हैं तो टी टेस्ट है, अगर पॉपुलेशन का मीन दिया नहीं है तो टी टेस्ट है। इतना ही आपसे वो ये बात बोल रहा है कि ये जो वेरिएंस है ये अगर कई सारी पॉपुलेशन है, ये कई सारी पॉपुलेशन है, तो इनके मीन की आपस में तुलना करें, उनके बीच में क्या इक्वालिटी है, तो एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस। यस, आर यू गेटिंग? जैसे आप हमारे इंस्टीट्यूशन में हो तो अगर एक MBA BE की क्लास हो जाए तो एक कोई दूसरी उसकी क्लास हो जाए, तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए एक प्रकार से, द डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ द मैनेजमेंट। अब इनके बीच में जो मीन है इसको अगर हम लोग टेस्ट करने लग जाए, देन वी कैन सी द होल इंस्टीट्यूशंस, पूरे इंस्टीट्यूशन के जो PG कोर्स के बच्चे हैं उनके बीच में ये इक्वालिटी है। दैट इज व्हाई इट इज द एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस। जो कई सारे वेरिएंस है इनका एनालिसिस करेगा ये। लेकिन टोटल वेरिएबिलिटी पता कब चलेगी? वो लाइन याद रखिएगा, बेस लाइन है वो, वेरिएबिलिटी बिटवीन द सैंपल्स एंड वेरिएबिलिटी विद इन द सैंपल से पता चलेगी। ठीक, तो ये बताएगा कि जो सेवरल पॉपुलेशन मीन्स है इनके बीच में हम तुलना करनी चाहिए, और इनके बीच में अगर कुछ डिफरेंस है, द रेशियो फॉर द एफ एनालिसिस इज आल्सो अ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। यही टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है कि इन वेरिएंस के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक, इन वेरिएंस के बीच डिफरेंस क्या है,
ध्यान से सुनते जाइए, फिर आज आगे समझ में आने लगेगा आपको। ठीक। अब इसके स्टेप क्या बनने चाहिए? एक प्रॉब्लम के हिसाब से अगर हम लोग इसको समझना चाहें, तो अगर हमारे पास मान लेते हैं हम कि गेहूं की खेती का कुछ डेटा है। ठीक। तब इसमें दो क्राइटेरिया बन सकते हैं कि ये जो ईल्ड हुई, उपज हुई, ये एक क्राइटेरिया हो सकता है। दूसरा क्राइटेरिया ये हो सकता है कि द टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स वी यूज। तो दो तरीके से हम वेरिएशन, जो हमारा पास वेरिएबल डेटा है उसको हम यूज कर सकते हैं और उसके बाद डिफरेंट कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। एंड दीज कंपोनेंट्स में बी द वैरायटी बिटवीन द वेरिएबल्स और द रो रेसिडुअल वेरिएंस क्या इस्तेमाल हुआ। इस तरीके से ये हो सकता है। हल्का हल्का इस पर आप थोड़ा सा गंभीर होना शुरू कर दीजिए। ठीक। बोल दिया, इधर आओ मत। देन वी कैन से फाइनली दिस वेरिएंस स्टडी आपको बताएगी कि इस कनेक्शन। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हाँ बेटा, इसीलिए देख रहा हूँ कुछ कनेक्शन लॉस हुआ है। ये अब सही आया? यस बच्चों। ओ, तो जल्दी से स्टेप लीजिए, क्योंकि आपको मैंने पहले बोला कि वो सैंपल के बीच का और विदिन द सैंपल, विदिन द, ये दो तरीके से आपको। तो सब इसमें आप क्या ढूंढेंगे? टू फाइंड द सैंपल। सर अभी भी क्लियर नहीं आ रही है। ओके। सारे लोगों को दिक्कत हो रही है बेटा? जी सर, आवाज नहीं आ रही है। कठिन है तो कैसे? एक मिनट, एक मिनट। यस बच्चों।
अब कुछ ठीक हुआ? यस सर, अब आ रही है। चलिए, तो पहला स्टेप जो हम लोगों का था, that is the you are going to find out the difference between the means of the various samples. अब आपको कई सारे जो वेरियस सैंपल्स हैं इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। अब डिफरेंस फाइंड करने में हमारे पास तरीका क्या होता है? हमारे पास तरीका ये होता है कि बिल्कुल एकदम जहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ पे चलते हैं। तो फाइंड आउट द डिविएशन हमारे पास तरीका क्या होता है? हमारे पास तरीका ये होता है कि जो भी हमको गिवन डेटा है पॉपुलेशन में या कहीं किसी सैंपल में, उसका हम मीन ले लें और उस मीन से रेस्पेक्टेड जगह का डिविएशन देख लें। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन टू द एनी ऑब्जर्वेशन। यही आपने किया है हर जगह अभी तक, ठीक है। अगर एसटी के क्वेश्चन लगाए हैं और उसके बाद अगर को रिलेशन लगाया है तो हर जगह यही इसी तरीके से डिविएशन ढूंढा जाता है। अब यहाँ पे समस्या ये हो गई कि वो आपसे बोल रहा है कि डिफरेंस आपको फाइंड करना है बिटवीन द मीन्स ऑफ द वेरियस सैंपल्स। कई सारे सैंपल हैं, इनके मीन के बीच में डिफरेंस। नाउ व्हाट वी आर टेस्टिंग इज देयर एनी इक्वालिटी बिटवीन द वेरिएबल्स, मीन्स हाउ दे आर रिलायबल, हाउ मच परसेंटेज दे आर रिलायबल। बात समझ आती चली जाएगी कि हमने अगर हमारे पास कई सारे सैंपल हैं या कई सारी पॉपुलेशन है तो इनमें कोई समानता है, तब तो हम कोई एक जर्नल प्रेडिक्शन या जर्नल स्टेटमेंट फ्लोट कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये डेटा हो कि इस सेक्शन के बच्चे भी 65 ला रहे हैं, उस वाले जो है वो 70 ला रहे हैं, तो इस वाले जो 64 ला रहे हैं और दूसरे 68 ला रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस एक जैसी है। अगर किसी का कोई बहुत हाइप है और कोई बहुत नीचे है, देन वी कांट से। तो ये आपको अब आपके पास सारे मीन थे ना। एग्जाम्पल मैं ये कोट करना चाह रहा हूँ कि हर वैल्यूज के, हर क्लास के एवरेज स्कोरिंग मार्क्स के मीन थे, तो आपने उनको आपस में देख लिया कि हाँ यार ये सब मिलते जुलते हैं, मीन्स द परफॉर्मेंस ऑफ द टोटल इंस्टीट्यूशन इज इन द सेम वे, इन द सेम रन, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत आपके साथ ये आनी शुरू हो गई है कि अब ये वेरिएंस में, क्योंकि उसने बोला है आपको कि आप इसको टेस्ट करो, तो जब आपको इसको टेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? तब आपको अगर इसको टेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी से लिखिए। जो आपका ये है, ये जितने सैंपल आपने इकट्ठा किए हैं इनमें इनका एक ग्रैंड मीन लेना पड़ेगा। अच्छे से लिख लो, इनका एक ग्रैंड मीन लेना पड़ेगा। मतलब सारे मीन का टोटल करो और उसको नंबर ऑफ द मीन से डिवाइड करो, तो देन यू विल गेट द ग्रैंड मीन फॉर द सैंपल्स। और इससे फिर आपको वेरिएंस देखने, इससे आपको डिविएशन देखने, मतलब ग्रैंड मीन से रेस्पेक्टिव सैंपल मीन का डिफरेंस। जितने भी सैंपल के मीन्स आपके पास हो, मीन्स व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू, मीन्स द सैंपल मीन इस जगह पर कैसा रोल बेटा प्ले करने लग जाएंगे? एज लाइक ऑब्जर्वेशन। जैसे एक वेरिएंस में कई सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं ना, उनको आप लिख लेते हो, फिर जोड़ते हो, फिर उसका मीन निकालते हो। तो यहाँ कई सारे मीन आपको दिए हुए हैं, इन मीन में से एक मीन निकालो और उस मीन से, जो उसको हम बोलेंगे ग्रैंड मीन, उस मीन से रेस्पेक्टिव सैंपल के मीन का डिफरेंस आपको नोट करते चलना है, ठीक। पहला स्टेप, ठीक है। अब इसका करना क्या है? सैंपल मीन माइनस ग्रैंड मीन का होल स्क्वायर। अब ये ग्रैंड मीन जो है ये तो एक है, पर सैंपल मेरे पास कई सारे हो सकते हैं। तो फिर आपके लिए क्या बन जाना चाहिए? x बार 1, क्योंकि अब तो आपके जो रेस्पेक्टिव मीन है उन्होंने तो कैसे बिहेव करना शुरू कर दिया है? उन्होंने बिहेव करना शुरू कर दिया एज लाइक ऑब्जर्वेशन। तो जैसा ऑब्जर्वेशन में होता है कि x माइनस एक्स बार के हिसाब से आप करते चले जाते हो, एक टेबल बना लेते हो, उसको नाम दे देते हो dx, डिविएशन फ्रॉम द x, ऐसे ही करते हैं ना। तो अब वो काम आपको यहाँ पर कैसे करना पड़ेगा? ग्रैंड मीन से आपको जो रेस्पेक्टिव मीन है उनसे ग्रैंड मीन को घटाना है, जैसे ऑब्जर्वेशन में से मीन को घटाया जाता था। सेम प्रोसीजर आपको अपनाना है इसमें। तो पहला काम आपके लिए क्या होगा?
नोट करिए इसका फार्मूला क्या बनेगा, n1। अब ये n क्या है, ये n वो है कि जो नंबर्स हैं आपके, तो n1 विद इन द ब्रैकेट x⁻1 माइनस ग्रैंड मीन का होल स्क्वायर प्लस n2 x⁻2 माइनस ग्रैंड मीन का होल स्क्वायर प्लस, इसको आप आगे जहां तक आपके पास मीन वहां तक लेके चले जाइए। ठीक, पहला काम ये तो आपने क्या किया, कई सारी जो आपके पास सैंपल थे और वो थे उनके बीच के डिफरेंस को नोटिफाई किया, क्योंकि टोटल वेरिएबिलिटी पे हम काम कर रहे हैं। तो एक विद इन और एक अमंग, बिटवीन, तो इसको आप लिख सकते हैं SSB, बिटवीन है ये। ठीक, ये आपको ढूंढनी है। दूसरा स्टेप इसका क्या हो जाएगा, अब आपको ढूंढने विद इन, तो विद इन के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ठीक, विद इन में वही हमारा पुराना काम करेगा कि हर सैंपल का एक मीन आप निकालें, मीन तो आपको निकालना ही पता ही होगा, और उससे रेस्पेक्टिव x1 की जो भी वैल्यूज हैं उनको पूरा डेविएशन एक तरीके से आपको निकाल के उसका स्क्वायर करना है, ऑफ 1, ऑफ 2, ऑफ 3, ऑफ 4, जितने भी आपके पास सैंपल हैं उनका, और उसका आपको समेशन करना है। पहले समझ लीजिए, फिर वो फार्मूला लिखने और करने में बड़ी बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक, बात समझ आती जा रही है। पहले सैंपल से सैंपल के बीच का, और जब सैंपल से सैंपल्स के बीच का या पॉपुलेशन से पॉपुलेशन के बीच का हमको काम करना होता है, तो क्योंकि उनके सबके मीन ऑलरेडी गिवन है, तो उन मीन्स का ग्रैंड मीन निकालना है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, और उसके बाद रेस्पेक्टिव सैंपल मीन से उस ग्रैंड मीन को माइनस करके उसका होल स्क्वायर करना है, और हर एक के आगे n उसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक, n1, n2, n3 जो ऐसा होता चला जाए, और जितनी भी आपके पास ये हैं अप टू k तक उनको सबको कर दीजिए आप। पहला काम। दूसरे में जब विद इन देखना है आपको, ये तो था बिटवीन द सैंपल्स पहला स्टेप में। दूसरा जब विद इन द सैंपल्स, तभी तो टोटल वेरिएबिलिटी मिलेगी। जो मैंने बेस लाइन आपको लिखाई थी, क्या था, टोटल वेरिएबिलिटी इज इक्वल टू विद इन और बिटवीन। उनमें आपस में क्या विविधता है और उनके अंदर कितनी विविधता है, ये अगर हमें पता चल जाए तो हम ये जान सकते हैं कि हाँ यार, ये जो वेरिएंस है जिसमें हम काम कर रहे थे, इट इज इफेक्टिव, एंड हाउ मच इट इज इफेक्टिव, or what are the result we are deriving this variable is going to be useful for our test। तो ये दोनों आपने ढूंढे, एक बिटवीन द सैंपल्स, दूसरा विद इन द सैंपल्स। तो विद इन द सैंपल्स नॉर्मल है, द टोटल समेशन ऑफ आपकी जो x1 माइनस x⁻1, तो जो भी उसकी वैल्यूज हों उनको करके उनका होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर x2 के साथ, तो ऐसे ही जहां तक जा रहा है xk तक आप चले जाओ। अब आपको अगला काम क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक, डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी, लिखते जाइए सारे स्टेप। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी, तो SSB के लिए आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी k-1। SSB मतलब जब हम ये देख रहे होंगे कि द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल्स, ये SSB है। ठीक, लिखते हैं इसको ऐसा, समझ आप लो बस कि जब हमको सैंपल्स के बीच का डिफरेंस देखना है, मतलब जहाँ ग्रैंड मीन निकालना है, वहां पर आपके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि टेस्ट में आप टेबल पे जाओगे मिलाने, अगर टेबल पे जाओगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसका तो आइडिया आपको हो गया है कि टी टेस्ट में कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम होती थी, फिर उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। तो आपके लिए SSB में आपको कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है, k-1, और SSW में मतलब विद इन द सैंपल्स में आपको कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है, n-k। ठीक,
लिखते जाइए। अब ये कैसे मिलेंगे, क्या होगा, ये अभी हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। ठीक है, n माइनस के, इन दोनों से आपको दो तरीके के डिग्री ऑफ डिफरेंस मिलेंगे। क्योंकि आप देखो आप एक्चुअली कर क्या रहे हो, एक तो जो गिवन सैंपल्स होते हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं सर, हाँ ठीक है कर रहे हैं आप, और उसमें भी तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा, बिल्कुल ठीक। ये जो सारे सैंपल्स के मीन थे उनको भी तो आपने पलट के ऑब्जर्वेशन में बना दिया है। इतना बड़ा काम करने लगे आप, बिल्कुल चेहरे बदल के तैयार कर दिया दूसरे तरीके से। तो अगर आपने ऐसे तैयार किया है तो उनका भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको चाहिए होगा, दैट इज n माइनस के। अब अगला स्टेप क्या है, यहाँ बहुत ध्यान देना, अगर पीछे दिक्कत हो रही है तो मैं रुकूं, उसको आप पूछ लीजिए। और अगर अभी तक आपसे संभल रहा है तो आगे जो आ रहा है इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक, आगे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, तब समझ आएगा। अब आपको दो चीजें चाहिए, एक आपको चाहिए MSSB। इसको बोर्ड पढ़ा कैसे जाएगा, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल्स, ऐसे लिख लो आराम से। नोटेशन है इसका MSSB, मीन सम स्क्वायर बिटवीन द सैंपल्स। जहां B लिखा दिख जाए समझ जाइए कि बिटवीन द सैंपल की बात कर रहा है, और जहां W लिखा दिख जाए समझ जाइए विद इन द सैंपल की बात हो रही है। ठीक, पहला आपको क्या ढूंढना है, जहां से हमारा फॉर्मूला रन होगा MSSB, मीन सम स्क्वायर, किस चीज का, बिटवीन द सैंपल। ये मिलेगा कैसे, जो आपने SSB निकाला है ऊपर, हाँ निकाला है, कैसे निकला था, N1 विद इन द ब्रैकेट x बार 1 माइनस ग्रैंड मीन का होल स्क्वायर प्लस N2 x बार 2 माइनस ग्रैंड मीन का होल स्क्वायर। ऐसे करते हुए जितने भी सैंपल थे हम लोगों ने एक निकाला था, सबको जोड़ जोड़ के और उसके n से मल्टीप्लाई करके, ये था SSB। उस SSB को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दीजिए, और SSB के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, k-1। पहले पूरा फार्मूले को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, फिर आगे हम लोग दूसरी बातें करेंगे कि कैसे के देखना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो समझ आता जा रहा है। SSB को डिवाइड करना है SSB की डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले से, तो SSB की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है k-1। अब दूसरी जो वैल्यू चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द F टेस्ट, वो आपको चाहिए MSSW। इसको बोलेंगे मीन सम स्क्वायर विद इन द सैंपल। किसी किताब में कैसे भी लिखा हो, कहीं आप सर्च करें कुछ भी लिखा मिल जाए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप लिख लीजिएगा, फिर आप अगर मिलाएंगे और अपने आप पर उस पर काम करेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। कई लोगों ने कई कई तरीकों से इसके नाम लिख दिए, तो उससे परेशान मत होइएगा। आपको चाहिए MSSB डिवाइडेड बाई MSSW, ये आपके F का फार्मूला है। ठीक, F का फार्मूला आपका क्या है, F का फार्मूला आपका है MSSB डिवाइडेड बाई MSSW, ये आपके F का फार्मूला है। तो अब MSSW कैसे मिलेगा, जो कि है मीन सम स्क्वायर बिटवीन द सैंपल। ये आपको मिलेगा जो आपने ऊपर निकाल रखा है SSW। ये कैसे निकाला था कि सिग्मा ऑफ सैंपल के टोटल वेरिएंस का स्क्वायर प्लस सम टोटल ऑफ दूसरे वाले सैंपल के डिविएशन का स्क्वायर, ऐसे ही जितने सैंपल हैं उनके अंदर का डिफरेंस। अंदर का डिफरेंस तो आपको निकालना आता ना, दैट इज द सिंपल डी। तो हम बोल देते हैं सिग्मा dx1 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा dx2 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा dx3 होल स्क्वायर, और वो आपको हर सैंपल का मीन लेना है, उससे उनका डिफरेंस देखना है, और उसके बाद जो भी वैल्यू आपको मिल जाए उसका सम टोटल,
ऐसे दूसरे वाले का सम टोटल, ऐसे तीसरे वाले का सम टोटल। जब आप ये करोगे तो आपको मिलेगा SSW। इस SSW को आपको उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करना है जो है n-k। देन यू विल गेट द MSSW। MSSW means the mean sum square of between the samples। तो अभी ये बताइए कि जितना अभी तक डिस्कशन हुआ, अगर आप नोट करते जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कई सारी नई बातें इसमें आ गई होंगी जो दिक्कत दे रही होंगी आपको। तो जल्दी से आप इसका पूरा रिव्यू ले लीजिए 2 से 3 मिनट में, और उसके बाद जो क्वेरी आ रही है वो आप पूछिए, तब हम लोग का आगे बढ़ना अच्छा होगा, वरना दिक्कत होगी। ठीक, चलिए जल्दी से देख लीजिए। 2-3 मिनट के लिए मैं अपना कैमरा और माइक सब बंद कर देता हूँ जिससे आप डिस्टर्ब ना हो। उस दौरान आप अच्छे से अपना काम कर लीजिए, सर्च करना है तो, रिवाइज करना है रिटेन को तो, और फिर हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। क्वेरी भी आप इसी दौरान जनरेट कर लीजिए जो अभी आ रही हो। यस, बताइए क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। पहले समस्याओं पे बात हो जाए तब आगे चलना अच्छा है, वरना तो वो सारा हवा हवा ही हो जाएगा।
डिस्कस हुआ उस पर क्या आ रहा है आपको इशू? इज देयर एनी इशू? यस बेटा, मुझे लग रहा है या तो फिर ये है कि बिल्कुल भी आपने देखा नहीं है इसको, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। तो हल्का सा तो बेटा इसको देख ही के आना चाहिए था। अगर सवाल नहीं आ रहे तो ज्यादा खतरा इस बात का है कि बिल्कुल आपने इसको अभी तक देखा नहीं है। तो कई सारे नए टर्म्स आ गए तो आप उलझ रहे हैं कि क्या बातें हो गई यार कुछ भी। सो प्लीज थोड़ा सा अगर आप देख के आओगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। ये सलाह है, ठीक। चलिए बताइए, अभी तक के डिस्कशन के बेस पर जो भी डाउट आ रहे हो, जहां से आ रहे हो, फ्रॉम द बिगनिंग या कहीं से भी, तो वो आप मुझे बेफिक्र होके बताइए। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग। एक काम करिए, अब मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूं एक बार, आप अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक। लेकिन मैं अब इसको डिस्कस करूंगा परसों। कल जितना हो गया है, मतलब जो फार्मूले हैं आपके लिए वो डिस्कस होंगे और वो आपको बताने होंगे मुझे, टाइप ऑफ टेस्ट यू कैन से, ठीक। तब पता चलेगा ना कहाँ स्थिति। आज घर जाके अच्छे से तैयारी कर लो सारी। रैंडम कोई भी फार्मूला आपसे, सारे फार्मूलों की बात होगी, चाहे वो क्वार्टाइल डिविएशन का हो जो जो हम लोग छोड़ के चले आए हैं पीछे, चाहे वो मीन डिविएशन का हो या प्रोबेबल एरर हो, स्टैंडर्ड एरर हो, जितनी सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं रैंडमली उसमें से आपसे चर्चा होगी। और प्लीज़ बी पार्ट ऑफ इट। और इसके हिसाब से एक अंदाज़ा मुझे भी तो लगे कि कहाँ हम लोग खड़े हैं। या तो फिर लंबा असाइनमेंट दो, पन्ने भरवा के लो, उसमें ज़रा हम कम विश्वास रखते हैं, ठीक। चीज़ें आप बेहतर सीख जाएं, इसमें हम ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन मुझे भी तो कुछ ना कुछ तो बेटा देखना ही पड़ेगा ना। if we are ultimate going to evaluate who, तो then some base I have also to be needed for it। तो कल अच्छे से सारे जितने पूरा रिवीजन से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं जो भी अभी तक डिस्कस हुआ है उनको सबको आप अच्छे से देख लीजिए। उनमें से कोई भी किसी से पूछा जाएगा और आप जवाब दें तो ईमानदारी से दें और कैमरा खोल के दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक। तो इस पे बात होगी आपसे। आप उसको ये समझ सकते हो कि द वर्बल टाइप ऑफ राउंड यही अच्छा है। या तो एमसीक्यू का पेपर बना के डालो तो वो भी बेकार है यार, कहीं से भी कुछ भी हो जाएगा उसमें। तो वैसा टेस्ट मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी बहाने आपका रिवीजन भी बड़े अच्छे से हो जाएगा, ठीक। और फिर हम इसको डे आफ्टर टुमारो डिस्कस करेंगे, तब तक आप अच्छे से देख लीजिए। अभी जो मैंने आपको बताया है उसको मैं तेजी से रिवाइज करा दे रहा हूँ, जिससे जो भी डाउट आ रहा हो या किसी का कुछ लिखने में छूट गया है तो वो उसको मिला सकता है। टुडे वी हैव स्टार्टेड आवर सेशन फॉर द एफ टेस्ट। एंड व्हाट इज दिस एफ टेस्ट? एक्चुअली एफ टेस्ट इज द you are going to analyze the variables की equality among the variables, means how much trustable the variable is। क्योंकि आपने Z अप्लाई कर दिया, T अप्लाई कर दिया, तो एक पॉपुलेशन था, उससे कोई सैंपल निकाला और उसके ऊपर आपने काम कर दिया, बोला हाँ ये सैंपल इस तरीके का है। पर अगर मुझे कई सारी सैंपल्स पे एक साथ काम करना है, कई सारी पॉपुलेशन पर एक साथ काम करना है, और तो यार वो रिजल्ट भी मल्टीपल इफेक्ट के होंगे। तो अगर वो मल्टीपल इफेक्ट के रिजल्ट हैं तो ये दायित्व बनता है कि जिस वेरिएबल पे मैंने काम किया इसकी भी तो कुछ जांच पक्की हो जाए कि इनके बीच में जो वेरिएबिलिटी है वो क्या, वेरिएबिलिटी अमंग द वेरिएबल्स, ठीक। इनके बीच जो वेरिएबिलिटी है तो क्या, तो उसकी बेस लाइन क्या थी? द टोटल वेरिएबिलिटी इज
वेरिएबिलिटी बिटवीन द सैंपल, जो कई सारे सैंपल्स हैं इनके बीच में क्या डिविएशन है, एज वेल एज द डिविएशन विद इन द सैंपल इज द टोटल वेरिएबिलिटी। अगर हमें टोटल वेरिएबिलिटी जाननी है तो ये दोनों चीज़ें निकालनी होंगी हमें। इस लाइन को याद रखिए, और जैसे ही हमारा ये एंड हो रहा है 2-3 मिनट के अंदर डिस्कशन, तो ये जो फर्स्ट लाइन है इसकी यूज़ हम आपको बताएंगे कि क्या हो रही है। अब अगला पॉइंट, इसके लिए हमने आपको स्टेप बताया कि पहले आपको निकालना क्या है, द वेरिएबिलिटी अमंग द सैंपल्स, बिटवीन द सैंपल, अमंग द सैंपल। ठीक, सैंपल्स के बीच में क्या वेरिएबिलिटी, इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, सारे सैंपल्स का, या अगर आपको कई सारी पॉपुलेशन दी है तो उनके मीन का मीन, उस मीन को क्या बोलेंगे, ग्रैंड मीन। उस ग्रैंड मीन से रेस्पेक्टिव सैंपल का मीन जो है उससे डिविएशन लेंगे कि हाउ मच ग्रैंड मीन इज डिविएटिंग फ्रॉम द मीन ऑफ अ पर्टिकुलर सैंपल। मीन्स अगर हम ये मान लेते हैं कि मेरे पास 5 सैंपल है, तो पहला मीन क्या होगा हमारा x⁻1, तो x⁻1 माइनस ग्रैंड मीन का होल स्क्वायर, और उसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे हम n1 से, प्लस n2, x⁻2 माइनस ग्रैंड मीन का होल स्क्वायर। अब ग्रैंड मीन का नोटेशन क्या है कि वो x के ऊपर आप 2 बार डंडी बना दीजिए, 2 बार लगा दीजिए तो वो बन जाएगा ग्रैंड मीन। 1 बार लगा रहता है तो वो मीन है, अर्थमेटिक मीन है। ऐसे जितने भी सैंपल है, अब ये 5 तक जाएंगे आपके, तो सीधे 5 पे पहुंच जाते हैं। क्या था हमारा x⁻5 माइनस ग्रैंड मीन का होल स्क्वायर, इनको सबको आपको जोड़ देना है। जोड़ दिया तो अब आपको क्या मिलेगा, SSB। ठीक, ये आपको टोटल जिनके उनके बीच का जो डिफरेंस है इसका टोटल आपने निकाल लिया। अब आपको इसको बनाना किस में है, कन्वर्ट किस में करना है, फॉर द पर्पज ऑफ द फार्मूला आपको कन्वर्ट किस में करना है, MSSB में, क्योंकि आपका F का फार्मूला है MSSB डिवाइडेड बाय द MSSW। तो MSSB क्या है, MSSB क्या है, मीन स्क्वायर का जितने भी आपने ये निकाले अमंग द सैंपल्स का, ठीक, MSSW। ठीक, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल्स, जहाँ B लग जाए बिटवीन याद रखिएगा, W लग जाए विद इन याद रखिएगा, मीन सम स्क्वायर ऑफ विद इन द सैंपल्स, ये निकालना है आपको MSSW। तो MSSW कैसे मिलेगा, SSB डिवाइडेड बाई K-1। अब ये K क्या है, K जितने भी नंबर ऑफ सैंपल हैं, जैसे इस सैंपल में हमारे एग्जांपल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 5 सैंपल हैं अगर, तो 5 - 1 ये आपका बन जाएगा, 5 बन जाएगा K। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, K - 1 4। तो आपको रेस्पेक्टिव SSB को डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देना है, K - 1 से डायरेक्टली कर दो, बात वही है। ठीक, तो आपको क्या मिल जाएगा, MSSB। अब MSSW पे चलो, तो MSSW को ढूंढने के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया सिग्मा मतलब सम टोटल ऑफ x1 माइनस x बार। ठीक, वो जो हमारा सैंपल का मीन है उससे सारे x के जो डिविएशंस हैं उनके टोटल का स्क्वायर, प्लस टोटल फिर से दूसरे का, फिर तीसरे का, ऐसे पांचवें का। पांचों तक आपने कर लिया, हाँ कर लिया, तो आपको क्या मिल गया, SSW। अब आपको चाहिए क्या, MSSW, मीन सम स्क्वायर विद इन द सैंपल्स। अब ये कैसे मिलेगा आपको कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मैंने आपको बताया था n-k। k तो आपको पता हो गया, k तो आपको पता है कि जितने सैंपल हैं वो k हैं। तो n क्या है, द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कि अगर ये हमारे 5 सैंपल थे तो इसमें हर एक में अगर हम मान लें कि 5 ऑब्जर्वेशन थे तो कितने ऑब्जर्वेशन हो गए हमारे, 25 - 5 20 बनेगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। बात समझ आती जा रही है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कि एक सैंपल में अगर 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5, दूसरे में भी 5 है तो +5, ऐसे करके अगर 5 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है तो कितने हो जाएंगे, 25 माइनस k
क्या आपको पता है नंबर ऑफ सैंपल्स, कितने वो सैंपल हैं, डेटा सेट, तो कितने वो डेटा सेट हैं आपके, तो उनको आप उससे माइनस कर दीजिए। ठीक, ये हो जाएगा n-k। तो आपको MSSW मिल गया, और MSSB आप पहले ढूंढ चुके हैं, तो बस MSSB से MSSW को डिवाइड कर दीजिए। यहां तक की बात क्लियर है? डिवाइड कर दीजिए तो कोई वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये फ्रैक्शनल हो सकती, फ्रैक्शनल होगी क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं। अब ये फ्रैक्शन क्या बता रहा है आपको? अपनी बेस लाइन पे चलिए। टोटल वेरिएबिलिटी इज, उसने बताया कि विद इन और अमंग, बिटवीन। तो अब बिटवीन वाले को आपने डिवाइड कर दिया विद इन से, तो एक फ्रैक्शन आपको मिल रहा है, और ये फ्रैक्शन आपको इंडिकेट करेगा कि वेदर दिस वेरिएबल इज गोइंग टू बी व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट इज, ये आपको पता चलेगा। आज की क्लास में मैंने आपको कहाँ से कहाँ तक लेके चला कि एफ टेस्ट में आपको काम क्या करना होता है, ये स्टेप बताए हैं अभी। ठीक, आगे ये टेस्ट होगा कैसे, कहाँ देखा जाएगा, क्या रिजल्ट, आप इसको समझें। फिर ये अनोवा टेबल बनेगी एक, ठीक, ANOVA, सारा कैपिटल लेटर में है, तो AN को आप एक छोटा सा अंडरलाइन उसके नीचे कर लीजिए, फिर O को अलग कर दीजिए, 3 पार्ट में ये एब्रीविएशन टूटी हुई है, एंड VA इज द थर्ड पार्ट। AN रिप्रेजेंट द एनालिसिस, O represents the off, and VA represents the variance। तो अनोवा टेबल आपके लिए क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और हमने बात ही कहाँ से शुरू की थी? एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस, कि हाउ मच दिस वेरिएबल इज ट्रस्टवर्दी, on which we are performing the Z or T test, or on which we are predicting some conclusions which are going to be used for the business or a different type of research। तो ये कैसा है वेरिएबल, इसके एनालिसिस को फिर आप, ये जो आपको वैल्यूज मिली हैं, इनको एनोवा टेबल में भी रखना है, तो वो बता देंगे कैसे रखना है। तो अब आपको समझ आ गया कि आपको घर पे कितना सारा काम करना है, तो इसका डिस्कशन आगे हेल्दी हो पाएगा। ठीक है, इज इट ओके? कोई क्वेरी है बेटा? सर ग्रेट मीन का मतलब क्या? ये मिल लिया आपको? यस बेटा, यस सर। ओके, तो एक काम करते हैं कि कनेक्शन कुछ दिक्कत कर रहा है, तस्वीरें आप लोगों की दिखाई देने बंद हो गई हैं। ओह, फिर से आ गए आप लोग। ओके, तो जल्दी से अगर कोई क्वेरी है तो उसको आप पूछ लीजिए, या कुछ कहना है तो वो आप बता सकते हैं, और फिर इस सर मीटिंग को क्लोज कर दिया जाए। ग्रेट मीन क्या होगा किस सर बता? डेट? ग्रेट मीन सर जो आपने अभी बताया। ग्रैंड बोला मैंने, ग्रैंड मीन। ओ सॉरी, ग्रैंड मीन। GRAND, ग्रैंड मीन। यस सर। जो हमारे जितने सारे सैंपल के जितने मीन्स हैं, उन मीन का सारा टोटल करो। जैसे मान लो 5 मीन है, तो उनको आप टोटल कर दो और उसको 5 से डिवाइड कर दो, तो इसको बोलेंगे ग्रैंड मीन। और इसका नोटेशन होगा x के ऊपर 2 बार बार आपको लगा देना है। ये आपको किस ओके काम में सर। मदद करेगा? SSB को ढूंढने में आपकी मदद करेगा। ठीक, ओके। एनी अदर क्वेरी बच्चों? नो सर। ओके, देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।